Assalamu alaikum dear students, welcome to the lecture of the quantum mechanics. In this lecture we will discuss about linear operators. जी अब इसमें देखिए हमारे पास कि लीनियर ऑपरेटर क्या है क्वांटम मैकेनिक्स में। कहते हैं कि इसको हम ऐसे डिफाइन कंसिडर टू फंक्शंस psi1 एंड psi2 एंड ए नंबर a which may be complex or reals. An operator is said to be linear if it satisfies the following conditions. तो कहता है कि अगर ये कंडीशन कोई ऑपरेटर सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारे पास वो क्या होता है, वो लीनियर होगा। अभी मैं इसको कंडीशन को लिखता हूँ। a psi1 प्लस psi2 इज इक्वल टू, अगर ऐसा हो कि a psi1 प्लस a psi2 की इक्वल हो तो हमारे पास ये लीनियर होगा। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड ये है कि a ऑपरेटर एक कांस्टेंट ए साई के साथ मल्टीप्लाई कर तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकें इंटेग्रल मल्टीपल की फॉर्म में, तो हमारे पास लीनियर होगा। तो तभी अब देखें, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे आपको इसमें शो कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन, कि साइन हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है या नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अगर साइन ए प्लस बी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी? ऐसा मैं कभी नहीं लिख सकता। इट मीन्स कि साइन लीनियर ऑपरेटर नहीं है। इस तरीके से अगर आप लिखें अंडर रूट, तो अब अंडर रूट ए प्लस बी है, अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, तो ये लीनियर ऑपरेटर होगा। लेकिन ऐसा तो हम नहीं लिख सकते। इट मीन्स ये क्या है, लीनियर ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, तो अब मज़ीद हमारे पास एक एग्जांपल, कंसिडर एन ऑपरेटर ए इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और हमारे पास psi1 की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और psi2 की वैल्यू है एक्स क्यूब। तो अब देखते हैं कि ये हमारे पास जो a है, क्या ये लीनियर ऑपरेटर है या नहीं है। तो हम अप्लाई करते हैं a को p psi1 प्लस q psi2। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अगर आप इसमें देखें a की वैल्यू हमारे पास थी डी बाई डी एक्स, p जो हमारे पास p की जगह p और psi1 की जगह एक्स स्क्वायर और psi2 की जगह क्यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब। तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे ऑपरेटर को तो हमारे पास 2px प्लस 3q एक्स स्क्वायर। अब देखें, एंड p a psi1 प्लस q a psi2 इज इक्वल टू p इंटू 2 टाइम ऑफ x प्लस q इंटू 3 एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2px प्लस 3q एक्स स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास वो जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं, उस कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं, यानी इसमें p और q को हम क्या लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। जैसे इसमें हमारे पास ये p और q पेयर। शो में दैट a इज इक्वल टू d और dx क्या है, इज सेड टू बी लीनियर कोरस्पॉन्डिंग टू फंक्शन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कांस्टेंट है उसको हम इससे हम बाहर लिख सकते हैं। p a psi1 यानी ऑपरेटर जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए p था, यहाँ पे q था, तो यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट थे वो p एंड q थे। जैसे हमारे पास 2 एंड 3 है, यानी p और q इसमें देखें तो ये हम बाहर इसमें लिख सकते हैं। कहते हैं ऑपरेटर इज नॉट लीनियर इज कॉल्ड नॉन लीनियर ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑपरेटर, स्क्वायर रूट काज एंड साइन है। जैसे आप काज, आपका काज है काज, बल्कि अगर स्क्वायर, हाँ जी स्क्वायर, अगर आप a प्लस बी का स्क्वायर ले लें तो ये इक्वल नहीं है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो ये लीनियर ऑपरेटर नहीं है। लीनियर तब होता अगर ये इसकी इक्वल होता। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास उसने कुछ कंडीशन यहाँ पे लिखी है कि अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो तो a साई या फी इज इक्वल टू a साई प्लस a फी होना चाहिए, और इसमें कम्प्लेक्स नंबर हो तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो भी हमारे पास फॉर्म ए सेट ऑफ एंटी लीनियर ऑपरेटर। इसके बाद जी आइगन वैल्यूज़ क्या होती है। आइगन वैल्यूज़ कि जब हमारे पास एक ऑपरेटर हम अप्लाई करते हैं एक वेव फंक्शन के ऊपर जो कि साई है, तो हमारे पास ये ऑपरेटर दोबारा आ जाता है, यानी सॉरी ये वेव फंक्शन दोबारा आ जाता है और इसके साथ एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यूज़ इक्वेशंस। अगर वो फंक्शन दोबारा रीजनरेट ना हो तो फिर हम उसको आइगन फंक्शन नहीं कहते, और जो साथ कांस्टेंट वैल्यूज़ आ रही होती है उसको हम कहते हैं आइगन वैल्यूज़। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑपरेटर a था, उसको हमने अप्लाई किया एक वेव फंक्शन साई के ऊपर,
तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई और वो फंक्शन दोबारा मिल गया। तो साई को हम कहेंगे आइगन फंक्शन और ए को हम कहेंगे आइगन वैल्यूज़। तो आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़, अगर हमारे पास दो फंक्शन आइगन फंक्शन है तो मीन्स इनके आइगन स्टेट सेम है, मीन्स इसको हम आइगन स्टेट कहते हैं। ये जो हमारे पास जो हमारे पास साई होती है वो आइगन से, तो अगर कोई दो हमारे पास आइगन वैल्यू सेम है तो उनके आइगन स्टेट भी सेम होते हैं, आइगन वेक्टर भी सेम होते हैं। तो इसको हम मज़ीद डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो कहते हैं कंसिडर एन ऑपरेटर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड द फंक्शन साइन 2x। तो जब हम डी स्क्वायर ओवर डी एक्स को अप्लाई करेंगे साइन 2x पे, तो आप देखें कि इसमें जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास -4 एंड साइन 2x, ठीक है। तो ये फंक्शन दोबारा रीजनरेट हो गया और -4 बाहर है। तो -4 इज़ आइगन वैल्यूज़ एंड साइन 2x इज़ आइगन फंक्शंस, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हम फाइंड कर सकते हैं जो कि हमारे पास क्या होंगे, आइगन फंक्शंस होंगे, नहीं वो सॉरी, इसमें आइगन्स जो जिसमें हमारे पास कोई कांस्टेंट बाहर आ रहा होता है वो फंक्शन दोबारा ऑपरेट हो रहा होगा, यानी वो फंक्शन दोबारा रीजनरेट हो रहा होगा, ठीक है। इसको हम आइगन फंक्शन कहेंगे और इसको हम कहेंगे आइगन वैल्यूज़। इसके बाद ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन फंक्शंस। ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन फंक्शन क्या होते हैं कि अगर हमारे पास दो वेव फंक्शन है, यानी एक साई है और एक हमारे पास साई स्टेरिक है, ठीक है। अगर ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास सेल्फ डॉट प्रोडक्ट 1 आए और इनका हमारे पास तो दूसरा अगर टाइम हमारे पास ये है कि अगर ये ऑर्थोगोनल्स हैं, फॉर एग्जांपल मीन दोनों के डॉट प्रोडक्ट 0 की इक्वल आए, तो फिर हम इसको कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट्स। मीन दो केस हो सकते हैं कि अगर या तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो सकता है दोनों का, या तो 1 आ सकता है अगर एंगल इन दोनों के बीच में क्या हो, फॉर एग्जांपल 0 हो। अगर 90 का हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी इन साई एन स्टेरिक डी एक्स इज इक्वल टू 0 एम नॉट इक्वल टू एन पे कहते हैं इफ़ दीज फंक्शन आर आल्सो नॉर्मलाइज्ड देन दे आर कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शन। इन जनरल ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन फंक्शन सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 कंडीशन कि साई एम स्टेरिक साई एन डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एम एन। कहता है कि अगर m नॉट इक्वल टू n है तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, 0 की इक्वल, ठीक है। अगर ये दोनों साई m और साई n ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो फिर हमारे पास ये क्या है, 0 की इक्वल हो जाते हैं, यानी क्योंकि हमारे पास, और अगर ये m इज इक्वल टू n है तो फिर हमारे पास ये 1 की इक्वल हो जाता है। मीन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो फिर हमारे पास वो 0 की इक्वल और दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो ये जो ऑर्थोगोनल्स हैं, जो ऑर्थोगोनल मीन्स कि अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो उसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल्स सेट ऑफ आइगन फंक्शन। अगर दोनों का इनर प्रोडक्ट या दोनों के पास हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 की इक्वल आ रहा है तो वो हमारे पास ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। अगर ये 1 की इक्वल हो या 0 की इक्वल हो तो इन दोनों की कम्बिनेशन को हम कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट। हाँ जी, अगर दो सेट्स फॉर एग्जांपल ऑर्थोगोनल्स नहीं या ऑर्थोनॉर्मल नहीं हैं तो इनको हम ऑर्थोनॉर्मल बना भी सकते हैं। एक मेथड है जिसको हम कहते हैं ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन मेथड, उससे हम इसको बना भी सकते हैं कि हमारे पास अगर दो सेट्स हैं आइगन फंक्शन है तो हम इसको ऑर्थोगोनल्स बना भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ऑर्थोनॉर्मल सेट्स वो होते हैं जो या तो इनका डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट 0 की इक्वल हो या इनका 1 की इक्वल हो, इन दोनों की कम्बिनेशन को हम ऑर्थोनॉर्मल सेट कहेंगे। जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 की इक्वल होता है यानी वो हमारे पास ऑर्थोगोनल्स कहलाते हैं। और इस तरीके से हम मज़ीद आगे चलते हैं चूँकि हमारे पास कौन कौन से कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शन। कहते हैं कंसिडर ए सेट ऑफ ऑर्थोगोनल आइगन्स फंक्शन साई 1 साई 2 एंड साई n। अब देखेंगे हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हैं, इसमें अगर आप साई 1 का इनर प्रोडक्ट ले लें साई 1 के साथ, तो अगर ये ऑर्थोनॉर्मल हैं तो साई 1 का साई 1 के साथ इनर प्रोडक्ट आना चाहिए 1 की इक्वल। अगर मैं साई 1 एंड साई 2 का इनर प्रोडक्ट लूँ तो ये 0 की इक्वल आना चाहिए, यानी म्यूचुअली या ख़ुद के साथ तो क्या हो, इनका डॉट प्रोडक्ट 1 की इक्वल हो
और दूसरे के साथ क्या हो, इनका डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट या हमारे वो क्या हो, 0 के इक्वल आ रहा हो, तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल। फिर वो कहते हैं कि अगर देयर लीनियर कॉम्बिनेशन यानी A1 psi 1 A2 psi 2 AN psi n इज इक्वल टू सम, अगर हम इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकें वेयर A आर रियल, इसमें A1 A2 ये क्या है, कांस्टेंट है। इफ़ दिस लीनियर कॉम्बिनेशन कन्वर्ज एंड डिफाइन ए न्यू फंक्शन साई इज इक्वल टू, कि अगर हम इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से एक न्यू फंक्शन बना सकें, यानी एक सेट जनरेट कर रहा हो, इसको कहते हैं जनरेट, स्पैन करना, कि अगर वो किसी स्पेस को स्पैन कर रही हो तो इसको हम कहेंगे कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शन। अगर वो एक स्पेस को स्पैन नहीं कर रही, मीन लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते, तो इट मीन्स कि ये कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, एक होती है नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यूज़, एक हमारे पास डीजनरेट आइगन वैल्यूज़ होती है। ठीक है, अगर हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं या कोई भी एक फंक्शन है, हम एक ऑपरेटर इस पर अप्लाई करते हैं, वो एक आइगन वैल्यूज़ दे, और एक दूसरा ऑपरेटर है, फॉर एग्जांपल ए प्राइम है, उसको हम दूसरे वेव फंक्शन, अगर इन दोनों की आइगन वैल्यूज़ सेम है तो इसको हम कहते हैं डीजनरेट आइगन वैल्यूज़ इक्वेशन, यानी जो फंक्शन होते हैं तो अगर आइगन वैल्यूज़ मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही वेव फंक्शन है, उसकी दो आइगन वैल्यूज़ आ रही है और दोनों सेम है। ठीक है, एक ऑपरेटर्स की हमारे पास, ठीक है, उसकी दो आइगन वैल्यूज़ आ रही है और वो दोनों सेम हो, या 3 आ रही है, मतलब उनकी आइगन वैल्यूज़ 1 या 2 सेम हो, तो फिर हमको क्या कहेंगे कि डीजनरेट है। तो यहाँ पे उसने लिखा है कि इफ़ देयर इज़ ओनली वन आइगन फंक्शन कोरिस्पॉन्ड टू एवरी आइगन वैल्यूज़ then the eigenvalue is called non-degenerate eigenvalues. For example, consider an operator which operate on a function psi is called eigenfunction and is called non-degenerate. हाँ जी, कि हमारे पास सिर्फ एक ही आइगन वैल्यूज़ हो, ठीक है, अब मतलब कोई आइगन वैल्यू रिपीट ना हो रहा है तो उसको हम कहते हैं नॉन डीजनरेट। और डीजनरेट में हमारे पास क्या होता है, व्हेन एन ऑपरेटर ऑपरेट ऑन टू लीनियर इंडिपेंडेंट बाउंड फंक्शन एंड गिव सेम आइगन वैल्यूज़, यहाँ जी कि डिफरेंट जो हमारे पास जो आइगन फंक्शन है वो सेम आइगन वैल्यू दे रहा हो तो हम इसको कहेंगे डीजनरेट्स। ठीक है, और इस एन फोल्ड डीजनरेट का मतलब ये है कि हमारे पास उनकी जो एन आइगन वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो सारी क्या हों, सेम होती हैं। और इस तरीके से लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ आइगन वेक्टर क्या होते हैं कि जिसकी हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन इस तरीके से इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिख रख सकें और इसमें क्या हो, A1 A2 क्या हो, 0 हो। यानी अगर हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन है A1 psi 1 A2 psi 2 प्लस A3 psi 3 इज इक्वल टू 0 है फॉर एग्जांपल, तो दो केस हो सकते हैं, या तो ये psi 1 psi 2 psi 3 या तो ये 0 हो सकते हैं, या फिर A1 A2 A3 ये 0 हो सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे पास A1 A2 A3 की ऐसी वैल्यूज़ हो कि इनकी 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा हो तो इसको हम कहेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन, अदरवाइज इनको हम कहेंगे डिपेंडेंट। ठीक है, और इस तरीके से सिमल्टेनियस आइगन फंक्शन होते हैं कि अगर हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, मतलब दो फंक्शन हैं, उनकी आइगन वैल्यू सेम है तो और दोनों कम्यूट कर रही हैं, मीन अगर दो ऑपरेटर है A और B, ठीक है, दोनों की हमारे पास कम्यूट कर रही है, यानी AB माइनस BA, कि आप पहले ऑपरेटर A अप्लाई करें या B अप्लाई करें, या पहले B अप्लाई करें या अप्लाई करें, दोनों से कोई दोनों के रिज़ल्ट सेम आते हैं तो इनको हम इनके जो हमारे पास आइगन स्टेट होंगे वो क्या होंगे, सिमल्टेनियस होंगे, और इसको हम सिमल्टेनियस आइगन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं स्टॉप करूँगा और मज़ीद हम इसको एग्ज़ाम्पल के साथ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे।